नरेंद्र मोदी 10 साल तक तो कभी ये संघ के मुख्यालय में नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं, इसीलिए लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। 10 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी ने संघ का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें अपने आदमी प्लांट कर दिए। लोग से सवाल पूछा गया कि 2029 में किसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, तो उसने जो जवाब दिया उस जवाब ने आग में घी डाल दिया। जगत प्रकाश नड्डा अनंत काल तक के अध्यक्ष नहीं रह सकते, उनको जाना होगा, पहले ही से बहुत लंबा हो गया है उनका। तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो उनका कोई खुला, उसकी छवि उनके विरोधी की न हो। संघ में मोदी की छवि क्या है तो वो हमेशा बताएगा संघ मोदी को नापसंद करता है। आप हिम्मत देखिए, आप जुर्रत देखिए नड्डा साहब की। हाँ। जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, अंग्रेजी का अखबार है, इन्होंने हिंदी में वक्तव्य दिया था तो उन्होंने वो इटैलिक में और हिंदी में छापा था उन्होंने, बिना अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इजाजत के तो वो ये नहीं कह सकते थे। संघ में ये अफवाह फैल गई है अंदर, या ये कयास है सबका कि मोदी जी जाने वाले हैं। उसमें कई दावेदार हैं, योगी आदित्यनाथ एक दावेदार हैं, देवेंद्र फडणवीस एक दावेदार हैं, अमित शाह एक दावेदार हैं। नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी वो नहीं है जो कि 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री बने थे तब थे। ये 2024 के चुनाव के बाद बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी इनका बहुमत जा चुका है। नॉन बायोलॉजिकल हूँ वगैरह, इनके बारे में जो कहा जा रहा था कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, इन सब बातों की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई। न केवल विपक्ष ने संसद में इनकी खिल्ली उड़ाई थी, मतलब राहुल गांधी और महुआ मैत्रा ने खिल्ली उड़ाई थी, बल्कि इनकी खिल्ली खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम के उड़ाई थी। और मोदी जी टुकुर टुकुर उसको केवल देखते और सुनते रहे। उन्होंने संबल खोदा, तब भी मोहन भागवत ने अपने भाषण में संकेत दिया था कि भाई ये मत कीजिए। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में एक तरह की जद्दोजहद भी है कि राजनीति को अब कौन नियंत्रित करेगा, लेकिन मोहन भागवत का हाथ भारी है। ग्रोक के इसी तरह की बातों से सरकार में बेचैनियां हैं। ग्रोक गालियां बकता है, वशिष्ठ है, इसकी वजह से हम उस पर निगाह रख रहे हैं। अरे किसको इसकी इन बातों की चिंता है? तो ये अभी मोदी सरकार की दम नहीं है एलन मस्क की ऊपर अटैक कर देना, या ग्रोक को रिजेक्ट कर देना, या उसको कूड़ेदान में फेंक देना, या प्रतिबंधित कर देना। उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, हम देख रहे हैं, नजर बना के रखी हुई है हम। तो ऐसे तो किसी के बारे में भी कह सकते हैं। ये तो इसलिए सब कहना उनके लिए जरूरी है ताकि नाक बची रहे। आप किसी भी निचली अदालत में जाइए, आपके सामने पेशकार रिश्वत लेता है, दिन भर लेता है। हाँ। वो पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सबके सामने लेता है, वकीलों के सामने जज भी बैठा होता है, उसी पैसे से जज का चाय पान होता है दोपहर में, सबको देना पड़ता है पैसा। उसको वो कोई बचा नहीं है उससे। कैमरामैन वगैरह उठा के दिखा रहे थे ये 500 का नोट, ये 500 का नोट, ये हालत है वहां। अगर सरकार को जो फर्जी डेटा देना होता है उस वक्त वो डेटा फ्री होती है। अब जैसा ये डेटा दिया जा रहा है, कुंभ में 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 50 करोड़ लगाई, 30 करोड़ ने लगाई, ये सारा डेटा क्या है? कौन सा ऐसा वहां पे औजार लगा हुआ था जिससे पता चल जाता? कौन सा स्कैनर लगा हुआ था कि इतने लोग कुंभ में आ रहे हैं? ये कैसे पता लग रहा है भाई? तो ये फर्जी डेटा है। इस फर्जी डेटा को देने में उनसे आगे कोई नहीं है। वो दवा फर्जी डेटा देते हैं। अर्थव्यवस्था का डेटा भी फर्जी देते हैं। सारा डेटा, जितना डेटा वो देते हैं संदिग्ध होता है और असली डेटा को छुपाते हैं। लोकसभा में वक्तव्य दिया, एक बार भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। यानी जो व्यक्ति कुंभ का आयोजक है, जिसने अपनी पूरी राजनीति अब उस पर दांव पर लगा रखी है, उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री नाम ही नहीं ले रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ डेटा वो संसद में क्यों रखेगी भारत सरकार। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एयरपोर्ट पर ही नहा धो लेते हैं और फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। तब ये सवाल उठा कि तो ये 258 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए? आप बताइए। नरेंद्र मोदी कितने कपड़े बदलते हैं, कितने रुपयों का फेशियल करवाते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत खर्चीले प्रधानमंत्री हैं और इस बात को हर कोई जानता है। 200 लाख करोड़ रुपए का भारत पे कर्ज हो गया है। हाँ। जो कभी 44,000 करोड़ का हुआ करता था। तो ये कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा भारत? नरेंद्र मोदी का पहला काम था ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि वो जानते थे इस रेवड़ी देके ही टिक पाएंगे सत्ता में, वरना अभी तक तो लोग खदेड़ लेते। जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो होता। कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, सारे राज्यों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सरकार कहां दे पा रही है वो 2,500 रुपया? कहां दे पा रही है मुफ्त सिलेंडर जो नई भाजपा की सरकार है? 80 करोड़ लोगों को आपने कोविड के लिए दिया था राशन। कोविड तो जाना कब का समाप्त हो चुका है, 5 साल हो गए। आप दिए ही जा रहे हैं और आगे आप जैसे ही मना करेंगे, जब नहीं देंगे, उसी दिन वोट मिलने खत्म हो जाएंगे। नीतीश को एक बार भी ये पता लग गया कि भाजपा ऐसा करना चाहती है तो फिर समझ लीजिए कि वो क्या होने वाला है। पाला बदल देंगे। वो पाला बदल देंगे और लालू यादव के लिए और तेजस्वी के लिए चुनाव जीतना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चीन तो जो कर रहा है वो तो बाकायदा भारतीय सीमा में, भारतीय जमीन के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वो अपने ऑफिसेज बना रहा है, काउंटीज बना रहा है। काउंटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। चीन तो भारत की अब इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो हम आ गए, इससे पीछे अब नहीं जाएंगे। अगर चीन से इनकी टक्कर होती है, ट्रम्प कहेंगे भाई हमें कोई मतलब नहीं, आप लड़ो अपना, देखो हमारा तो डंका बज रहा है, ऐसा बोला जाता है, हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो क्या हम उस तरीके से चाइना को आंख नहीं दिखा सकते हैं कि भाई ये गलत है?
आपको लगता है कि भारत चीन को आंख दिखा सकता है? नहीं, मैं आपसे जानना जैसे चाहता दारा सिंह हमारे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उसको चुनौती दे सकता हूँ? हूँ 70% लोगों को अमेरिका में यही नहीं पता कि नरेंद्र मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी का जो कुछ भी वहाँ पर दिखाया जाता है वो सारा प्रायोजित होता है। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग डांस करते दिखाए जाते हैं, कुछ लोग पूजा अर्चना करते हुए नगाड़ा बजाते हुए दिखाए जाते हैं। मोदी जी खुद ही जोश में आगे गए वहाँ पर, वही हम आना चाहते हैं वहाँ पर। नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण नहीं मिला तो उन्होंने जयशंकर को, विदेश मंत्री जयशंकर को चिट्ठी लिख के दी। ये सब जो हो रहा है ये सब करके नरेंद्र मोदी ने अपनी कमजोरी ही प्रदर्शित की है। इस मामले में इनका जो छवि पड़ी है लोगों के ऊपर वो अच्छी छवि नहीं है। अब वो अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे थे, उनकी इमेज का कबाड़ा हो गया उसमें। और अब ये सब जो छत्रपति शिवाजी के अवतार बताया जा रहा है, उनको नया नर्जन बताया जा रहा है, इन सब ये हास्यास्पद बातें हैं। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। 4 जून से पहले के नरेंद्र मोदी जो थे उनके पास केवल मास्टर स्ट्रोक ही होते थे। देखिए 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ उस चुनाव को ठप्पे के साथ जीतते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं और सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं मैं। पूरा वीक में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं वो सर्कुलेट हुई हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, मैं चाहता हूं कि उन सब पर हर वीक आपके साथ बैठ के चर्चा की जाए, समझा जाए, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं कि एक ही न्यूज़ को पकड़ा जाता है, उसी पे बहुत सारी डिबेट हो जाती हैं, मुद्दों की बात नहीं होती है और उस न्यूज़ के तह तक नहीं पहुंचा जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हर वीक आपके साथ बैठूं और उस वीक में जो जो राजनीतिक उथल पुथल और जो घटनाएं हुई हैं उन पर आपसे बात करूं। तो जरूर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप सब अभय सर को जानते ही होंगे। ये आपको नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा टीवी पे या सोशल मीडिया पे दिखता है तो अभय सर देखने को आपको मिलते हैं। राजनीतिक लेकिन विश्लेषक ऐसी कभी बातें होते आप हैं। करेंगे तो मोदी जी फिर आपसे और मुझसे दोनों से नाराज हो जाएंगे। नहीं, बट मोदी जी अब चाहते हैं कि अब उनको भी पता है कि दूसरा चेहरा उनसे ज्यादा दिखे, तो उसी पर बात करेंगे। जी। तो बहुत सारी घटनाएं सर। सबसे पहले मैं, आपने मोदी जी का जिक्र कर दिया तो मैं आपसे वही पूछ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब प्रधानमंत्री बने हैं तब से मुझे ध्यान नहीं आता है कि कभी वो आरएसएस के मुख्यालय गए हों, यानी कि नागपुर गए हों। अब खबर ये है कि वो 30 मार्च को जाने वाले हैं वहां पर। तो उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या नरेंद्र मोदी के जाने के पीछे वजह क्या है? और इतने दिनों तक नहीं गए और अचानक से अब जाने के पीछे क्या आपको उसके पीछे राजनीतिक पहलू क्या नजर आता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी वो नहीं है जो कि 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री बने थे तब थे, या 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री बने थे तब थे। ये 2024 के चुनाव के बाद बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी इनका बहुमत जा चुका है और जब इनका बहुमत चला गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनके ऊपर बड़ी छीटाकशी की थी। ऐसा इनका मजाक उड़ाया गया था। इनका रतन शारदा के लेखों में मजाक उड़ाया गया, इनका इंद्रेश कुमार ने मजाक उड़ाया और सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी इनका मजाक उड़ाया। जी। यहाँ तक कि इन्होंने जो सब कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ वगैरह, इनके बारे में जो कहा जा रहा था कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, इन सब बातों की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई। न केवल विपक्ष ने संसद में इनकी खिल्ली उड़ाई थी, मतलब राहुल गांधी और महुआ मैत्रा ने खिल्ली उड़ाई थी, बल्कि इनकी खिल्ली खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम के उड़ाई थी और हाँ। मोदी जी टुकुर टुकुर उसको केवल देखते और सुनते रहे थे। हम्म, इनके पास जवाब देने के लिए नहीं था। हम्म। तो अब नरेंद्र मोदी 10 साल तक तो कभी ये संघ के मुख्यालय में नहीं गए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं गए। नहीं गए। नहीं मैं गए ये ना? नहीं कह रहा हूं इनकी मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हुई होगी या फोन पे बात नहीं हुई होगी, हाँ। ये तो हम कोई नहीं जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी कभी भी संघ मुख्यालय में नहीं गए। ये पहली बार जा रहे हैं। चूंकि पहली बार जा रहे हैं इसीलिए लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। अगर जाहिर ये है। अक्सर जा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, राइट। लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं कि भाई क्यों जा रहे हैं। इनकी संघ के जो पदाधिकारी हैं मोहन भागवत से भी ज़्यादा जाहिर है कि मुलाकात होगी। उन लोगों से भी मुलाकात होगी जिनके बारे में माना जाता है कि वो संघ के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। हाँ। देखिए मामला इतना सीधा नहीं है, ये हाँ, मामला तो बहुत पेचीदा है। कुछ ये माना विरोधी जा भी तो रहा है कि हैं। 10 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी ने संघ का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें अपने आदमी प्लांट कर दिए। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। आप मोटे तौर पे समझें, वो लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में बैटिंग क्या करते हैं वहां पे, वो ये बैटिंग करते हैं कि भाई आदमी जैसा भी है, जो भी है, हमें पसंद है कि नापसंद है ये अलग बात है, लेकिन कुल मिला के भाजपा को सत्ता में यही लाया है
और सत्ता में यही टिका रह सकता है। इसके नाम से कुछ हमें अतिरिक्त वोट मिलते हैं हाँ, जो पार्टी के अलावा होते हैं। उन ओके, लोगों का मुख्य तर्क ये होता है, ठीक है। जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि भाई ये आदमी सत्ता में हमें जरूर लाया है, लेकिन ये 2029 का पहली बार चुनाव नहीं जितवा सकता क्योंकि उसकी लोकप्रियता घट गई है। इसने अभी बहुमत खो दिया है, अगर थोड़ा 50 सीटें और हार जाएगा तो भाजपा फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगी। क्या गारंटी है भाई? अभी तो उन्होंने बहुमत खो दिया। अपने कैचमेंट एरिया में भारतीय जनता पार्टी 20% सीटें हार गई। हाँ, अगर जरा सा और हार जाती, थोड़ा सा चुनाव प्रबंधन में कहीं कोई कमी रह जाती, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती। राइट। आंध्रा और उड़ीसा अगर अच्छा नहीं किया हाँ, होता वो तो खत्म था मामला। खत्म था खेल। तो अब स्थिति यह है, इसलिए सब में संघ में सब लोग सोच रहे हैं कि इनके नेतृत्व में 2029 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, कोई नया व्यक्ति चाहिए। ओके, और इस कयासबाजी में सबसे ज्यादा, जैसे आग में घी की जो भूमिका होती है, वो भूमिका एलन मस्क का जो नया ग्रोक एआई इंस्ट्रूमेंट है ग्रोक, उसने निभाई है। ग्रोक पे मैं बाद में आऊंगा। हाँ, 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 मैं बता रहा हूं वो आप क्यों निभाई है। जी जी, उससे एक सवाल पूछा गया, हाँ, ग्रोक से सवाल पूछा गया कि 2029 में किसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, तो उसने जो जवाब दिया, उस जवाब ने आग में घी डाल दिया। उससे और ज्यादा जब ये नागपुर जा रहे हैं तो उसमें कयासों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। क्या सवाल था? मेरा मानना, अब मैं आता हूं उस पर, मेरा मानना है कि दो बातों पे ये वहां पे जाकर चर्चा करेंगे। जी, करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक समीक्षा करता है, जो समझना चाहता है कि राजनीति क्या चल रही है, उसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। पहली बात यह है कि इनका प्रधानमंत्री के तौर पर इनका अपना भविष्य क्या है। ओके, हाँ। तो आपको भविष्य खतरे में लग रहा है? मैं अभी वो ग्रोक से जोड़ के हम लोग जब चर्चा करेंगे तब बात समझ में आएगी। ठीक है, ठीक हो। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा अनंत काल तक के अध्यक्ष नहीं रह सकते। उनको जाना होगा, पहले ही से बहुत लंबा हो गया है उनका, अभी तक उन्हें चला जाना चाहिए था। तो उनका अध्यक्ष कौन होगा? अगर ऐसा अध्यक्ष कोई हुआ जो नरेंद्र मोदी का घोषित विरोधी हुआ, तो नरेंद्र मोदी की अभी से बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी। वो तो प्रतिदिन बेइज्जती होगी ना उनकी फिर। तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो उनका कोई खुला, उसकी छवि उनके विरोधी की ना हो। अच्छा, वो काम भले ही वो करे जो मोहन भागवत चाहेंगे, वो करे काम, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तब तक ऐसा व्यक्ति हो जो कि नरेंद्र मोदी की भी ठकुर सुहाती करता रहे। इसमें मैं एक सवाल ऐड कर दूं, फिर हाँ, आप जरूर। उसको। आपने बोला कि अध्यक्ष कौन होगा इस पर ज्यादा डिस्कशन होगा और इसी के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दोनों बातें, दोनों नरेंद्र बातें। मोदी का अपना भविष्य क्या होगा प्रधानमंत्री के तौर पर, हाँ, यानी उनका अगर उन्हें 2029 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, या उससे पहले उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। अगर रिटायर कर दिया जाएगा तो रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आप उस पे आना। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा भी हो रहा है मेरे ख्याल से कि अध्यक्ष अब आरएसएस की तरफ से खुल के चुना जाएगा, क्योंकि इससे पहले मुझे लगता है कि अध्यक्ष भी यही लोग बना लेते थे। नरेंद्र मोदी चाहे अमित शाह रहे थे, उसके बाद में जगत प्रकाश नड्डा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा देखिए ना, अमित शाह को अध्यक्ष बनाते समय संघ से पूछा गया, हाँ, संघ के मौन को ही उसकी सहमति मान लिया गया। हाँ, क्योंकि नहीं, नड्डा को अध्यक्ष बनाते समय संघ से पूछा गया, फिर संघ का मौन क्यों? उस वक्त नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत की सरकार चला रहे थे। हाँ, 2 बार वो बहुमत लाए। राइट, ये भारतीय जनता पार्टी के और संघ के राजनीतिक इतिहास में पहली बार था कि उनको बहुमत प्राप्त हुआ। तो इस बात से बहुमत पूर्ण ही होता है हमेशा। तो इस बात से वो लोग प्रभावित भी थे। देखिए, आप किसी भी संघ के किसी प्रचारक से पूछें, अकेले में निजी बातचीत में पूछें कि भाई संघ में मोदी की छवि क्या है, तो वो हमेशा बताएगा संघ मोदी को नापसंद करता है। लेकिन मोदी संघ की मजबूरी है, क्योंकि वो देश का काम कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं और बहुमत लाते हैं, वोट लाते हैं। अब वोट लाते हैं और बहुमत लाते हैं, ये चीज खत्म हो गई है। और जहां तक देश का काम करने की बात है, जिसको भी प्रधानमंत्री संघ बनाएगा वो वही काम करेगा जो संघ कहेगा। भाई, मोदी ने अभी तक संघ की इच्छा के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया है। राम मंदिर का एजेंडा संघ का एजेंडा था, 370 का एजेंडा संघ का एजेंडा था, 3 तलाक का एजेंडा संघ का एजेंडा था। सारे संघ के एजेंडे हैं, उन्हीं को लागू किया है। सोचने की बात है, संघ के सारे एजेंडों को लागू करने के बावजूद भी संघ मोदी से असहज क्यों है? किनारा करना चाहता है। हाँ, किनारा करना चाहता है। इसलिए करना चाहता है, उसके पीछे व्यवहारिक दृष्टिकोण है। संघ को स्पष्ट रूप से लगता है कि ये आदमी अब इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये 2029 में हमें फिर से चौथी बार चुनाव जिता पाएगा। हाँ, तो मैं जो अध्यक्ष वाला पूछ रहा था, आपको ध्यान होगा जेपी नड्डा ने एक बार कहा था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा, उनका एक स्टेटमेंट आया था। तो
तो अब मुझे लग रहा है कि संघ की जरूरत है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भी वहां जा रहा है और अब उन्हीं के नेतृत्व में जो है अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए, न केवल इन लोगों की तमाम हरकतें बता रही हैं कि ये संघ के सामने घुटने के बल बैठ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ऐसा इसलिए हुआ है कि इन्हें पहले से ही संघ के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए थे। अच्छा। हाँ, संघ के साथ इनमें किसी के संबंध अच्छे नहीं हैं। इन्होंने उस उचित विनम्रता का भी सहारा नहीं लिया जो इनके लिए आवश्यक थी। अगर आए तो सब संघ से ही है। हाँ, इनका आइडियोलॉजिकल पितामह तो संघ है। हाँ, वहीं पे पले बढ़े हैं। हम्म, सारी शिक्षा दीक्षा वैचारिक और राजनीतिक वहीं हुई है। ऐसा होने के बावजूद भी इन्होंने कृतज्ञता दिखाई, एहसान फरामोशी दिखाई और इस तरह की बातें की जैसी कि जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच में की। आप हिम्मत देखिए, आप जुर्रत देखिए नड्डा साहब की। हाँ, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का अखबार है, हम्म, इन्होंने हिंदी में वक्तव्य दिया था तो उन्होंने वो इटैलिक में और हिंदी में छापा था उन्होंने। हम्म, तो रोमन लिपि में था लेकिन हिंदी में छपा था ताकि कोई किसी किस्म की संदेह की गुंजाइश न रहे। राइट। और बिना अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इजाजत के तो वो ये नहीं कह सकते थे। हाँ, मतलब अंदर खानी बातें होती अगर होंगी उनकी ना। इतनी हिम्मत होती तो उसी वक्त निकाल दिया जाता उनको। हाँ, सही बात है। हाँ, लेकिन सब कुछ पहले से तय था। एक तरह से वो आ, उनसे पूछ के ये बात कह रहे थे। उनकी सहमति से, उनकी अनुमति से वो बात कही जा रही थी। वो नड्डा की बात नहीं थी, वो मोदी की बात थी, वो अमित शाह की बात थी। वो मोदी का जो एक राइज हो रहा था, मोदी का जो भार हो रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ऊपर। आप याद कीजिए जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नंबर 1 पे कौन आदमी थे सबसे आगे? जो हाथ में दिया लेके आरती कर रहे थे, उसका दिया, सबसे बड़ा दिया किसके हाथ में था? नरेंद्र मोदी के हाथ में था। पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ था धोती पहने हुए, वो कौन था? मोहन भागवत। उसका दिया छोटा था, वो नंबर 2 पर था। उसके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था गेरुआ वस्त्र पहने हुए, वो व्यक्ति कौन था? योगी जी। योगी आदित्यनाथ। उनके हाथ में तो बेचारों के हाथ में दिया भी नहीं था, वो तो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे उसको। जो हायरार्की है पूरी की पूरी, वो मोदी ने बदल दी थी। मोदी से शुरू हो रहा है। सरसंघ चालक परम पूजनीय होते हैं, लेकिन वहां मोदी जी परम पूजनीय हो चुके थे। तो वो परिस्थिति 2024 में जैसे इन्होंने बहुमत खोया वो बदल गई। अगर 350 सीटें मोदी को मिल जाती तो अभी सरसंघ चालक को पूरा संघ चुपचाप उसी तरह कोने में बैठा होता है इस तरह पहले बैठा रहा 10 साल। तो क्या इसी की वजह से आप देखते हैं कि जब औरंगजेब का मुद्दा उठाया जाता है और कब्रें खोदने तक की बातें हो जाती हैं और बीजेपी को उसका खुला समर्थन होता है, चाहे वो फडणवीस के स्टेटमेंट हो, चाहे वो योगी की हो, चाहे वो संभल वाला मामला हो, लेकिन फिर संघ की तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है कि हिंसा कहीं से भी नहीं होनी चाहिए और ये तो वो आज के संदर्भ में प्रासंगिक भी नहीं है ये मुद्दा। तो फिर ये क्या बीजेपी को टाइट करने के लिए या इशारा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है? ये देखो, ये मसला थोड़ा और व्यापक है। बताइए। ये केवल बीजेपी को टाइट करने के लिए नहीं है क्या कि 10 साल से सत्ता में रहने के बाद में पूरा अभ्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, बीजेपी का, कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवकों का, सबका बदल गया है जी। अब वो लोग एक दूसरी दुनिया में हैं, दे आर इन डिफरेंट ऑर्बिट। वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, अब ये भी लगता है कि लंबे अरसे तक विपक्ष कमजोर है, लंबे अरसे तक इनकी सत्ता और भी रह सकती है। तो उसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहता है। दूसरे, संघ में ये अफवाह फैल गई है अंदर, या ये कयास है सबका कि मोदी जी जाने वाले हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल उनका जाना तकरीबन तय है। एक पैर उनका रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, अच्छा, दूसरा पैर सत्ता में रखा हुआ है। तो उनका उत्तराधिकारी कौन कौन होगा? इसलिए संघ के भीतर एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, एक कोल्ड वार संघ के भीतर छिड़ा हुआ है। अच्छा। उसमें कई दावेदार हैं। योगी आदित्यनाथ एक दावेदार हैं, देवेंद्र फडणवीस एक दावेदार हैं, अमित शाह एक दावेदार हैं। ओके। यही सवाल तो पूछा गया था ग्रोक से। हाँ, अब आप बताइए। ग्रोक से यही सवाल पूछा गया था कि 2029 में किसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। तो ग्रोक का सीधा जवाब ये आया कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की संभावना योगी आदित्यनाथ की है और राहुल गांधी की भी संभावना है, वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन उनका दावा बड़ा मजबूत है। मोटे तौर पर ग्रोक ने ये कहा। ठीक है। ना उसने अमित शाह का नाम लिया, ना उसने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया और ना उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, प्रधानमंत्री किसी और को बना दिया जाए जीतने के बाद, नामुमकिन है। तो ये इससे नरेंद्र मोदी 2029 से पहले ही प्रधानमंत्री पद से हट जाने हैं। अगर वो हट जाने हैं तो किसको प्रधानमंत्री बनना है? ओके। जाहिर है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा आगे। जिसमें अमित शाह का नाम न लिया है ना, तो अमित शाह के ऊपर वज्रपात है। तो ग्रोक ने देखा जाए तो अमित शाह को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को भी सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। तो ये जो एक
शीत युद्ध चल रहा है संघ के अंदर। इस शीत युद्ध के कारण ही सब लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कट्टर हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज मतदाताओं के लिए नहीं है, ये मैसेज संघ और भाजपा की जो हिंदुत्ववादी राजनीति का दायरा है उसके लिए है। उस जो रेस में आगे संभल निकलने जो के लिए। खोदा जा रहा है वो इसलिए नहीं खोदा जा रहा है कि उससे हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। हाँ। संभल इसलिए खोदा जा रहा है, योगी जी बताना चाहते हैं कि हमसे ज्यादा कट्टर और बड़ा हिंदू है नहीं कोई, असली हिंदू हृदय सम्राट तो हम है। ओके, रणवीर ने कहा हम भी दिखाते हैं। हम कब्र खुदवाते तो हैं। उन्होंने छावा फिल्म का सहारा लेके वो औरंगजेब की कब्र के नाम पे उछल कूद मचानी शुरू कर दी। ओके, तो पूरा ये है। अच्छा, जब उन्होंने संभल खोदा तब भी मोहन भागवत ने अपने भाषण में संकेत दिया था कि भाई ये मत कीजिए। राइट। अब आप जब आपने औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए मुहिम चलानी शुरू की तब देखिए सुनील अम्बेडकर ने कहा ना, हाँ। आई थिंक औरंगजेब इज नॉट रेलेवेंट। राइट। हाँ, तब उन्होंने कहा सुनील अम्बेडकर ने। और तो और संघ की तरफ के से लोग जो अखबारों में लिखते हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई दिस इज नॉट ए फाइट वी शुड फॉट, वी शुड टेक अप। तो ये सब बातें कही जा रही हैं संघ की तरफ से। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है। पहले जब संघ का एक नैतिक रुतबा रहता था तो उसमें सब लोग सरसन चालक जो कहते थे सब लोग लाइन लगा के वो बात मान लेते थे। अब ये है कि लोगों को लगता है कि सत्ता बहुत बड़ी चीज है, अपनी राजनीतिक गोटी लाल करनी है, अपना चेहरा चमकाना है, हम कहीं पीछे न रह जाएं। इसलिए मोहन भागवत कहते रहते हैं लेकिन फिर भी जमीनी राजनीति उससे प्रभावित कम ही होती है। तो इसमें ये तो उनके सामने चैलेंज ये है, संघ के सामने, मोहन भागवत के सामने, कि हिंदुत्ववादी राजनीति की जमीन पर जो अभिव्यक्तियां हो रही हैं उसको नियंत्रित और विनियमित कैसे किया जाए, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ी। आप याद कीजिए तो राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था 90 के दशक में, तो एक एक बात संघ की मर्जी के मुताबिक होती थी। पूरी एक हिंदुत्ववादी राजनीति की शतरंज लगी हुई थी। संघ जो मोहरा चाहता था वही हो रहा। कब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में कूदेगी, कब दूर रहेगी, कौन से आचार्य जी कब क्या बयान देंगे, कब चला पूजन होगी, कब कलश यात्रा होगी, कब क्या उत्सव मनाया जाएगा, कब क्या होगा, कब भजन होगा, कब कीर्तन होगा, कब धर्म संसद बैठेगी, उसका क्या वक्तव्य आएगा, सब संघ तय करता था एक एक बात। हर चीज पूरी तरह नियंत्रित थी। आप उससे तुलना कीजिए, कुछ भी इनके नियंत्रण में नहीं है। नहीं तो इसलिए नहीं है ना कि पूर्ण बहुमत है। नहीं, इस वक्त बहुमत नहीं है। नहीं, इसमें नहीं, मैं पिछले की बात कर रहा हूँ। इसीलिए बीच में नहीं पूछा गया क्योंकि आपको इतनी सीटें मिल गई और फिर नरेंद्र मोदी का ऐसा हाइप बन गया कि उन्होंने सोचा। मैं तो ये कहता हूं कि पिछले 10 साल में राजनीति मोहन भागवत नियंत्रित नहीं कर रहे थे, नरेंद्र मोदी नियंत्रित कर रहे थे। राइट। अब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में एक तरह की जद्दोजहद भी है कि राजनीति को अब कौन नियंत्रित करेगा, लेकिन मोहन भागवत का हाथ भारी है, वही नियंत्रित कर रहे हैं और आगे भी वही नियंत्रित करेंगे। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जितने अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं सब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कूद कूद के ये कहा है मंच पर खड़े होकर कि जीत हमारी वजह से हुई, जीत हमारी वजह से हुई। हरियाणा में उन लोगों ने बाकायदा वक्तव्य दिए हैं, मतलब ये हम लोगों के नहीं, हम अंदाज नहीं लगा रहे हैं। हमारी वजह से हुई, दिल्ली में हमारी वजह से हुई, महाराष्ट्र में हमारी वजह से जीत हुई। राइट। हमने झारखंड में भी बहुत मेहनत से काम किया, हम नहीं जीत पाए लेकिन हमने बहुत मेहनत से काम। ये सारी बातें संघ की, पहले संघ इस तरह की बातें नहीं कहता था। पहले वो भाजपा को और उनके नेताओं को सारा श्रेय ले जाने देता था। अब वो तैयार नहीं है मोदी को सारा श्रेय ले जाने देने के लिए। और ये इसी वजह से हुआ कि 240 तक 240 सीटें आई लोकसभा चुनाव में। न केवल 240 सीटें आई, मोदी जी हारे कहाँ हैं? वो उस क्षेत्र में हारे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का सब प्रभाव क्षेत्र है, जहां उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए। वहां उसके वोट भी गिर रहे हैं, सीटें भी गिर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हार रहे हैं, राजस्थान में आप हार रहे हैं, हरियाणा में आप हार रहे हैं, आप कई जगहों पे आप कई जगहों पे हार रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरी पराजय हुई है, और भी जगहों पे आप चुनाव हार रहे हैं। मणिपुर में आप हार गए क्योंकि वहां आपकी सारी नीति नाकाम हुई। दक्षिण भारत में जितना आपको अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था उसमें कर्नाटक में कुछ किया, लेकिन वहां भी पहले के मुकाबले आप हारे। बिहार में भी आपका रिजल्ट पहले के मुकाबले कमजोर रहा। महाराष्ट्र बहुत खराब रहा रिजल्ट। पश्चिम बंगाल में आपकी दावेदारियां ममता बनर्जी ने ध्वस्त कर दी। तो ये सब जो हुआ ना, इसकी वजह से मोदी, इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी वो 10 साल पुराने वाले मोदी नहीं है, अब ये अलग मोदी हैं। ये ही इज ऑन हिज वे आउट। ये धीरे धीरे करके इनकी राजनीति फेज आउट हो रही है, और संघ चाहता है कि बड़े व्यवस्थित संतुलित तरीके से इनकी राजनीति फेज आउट हो, इनका एक रिटायरमेंट पैकेज बने, और ये रिटायरमेंट पैकेज लेके जब संघ बताएं उस वक्त ये रिटायर हो जाएं। ओके, तो कुल मिला के आपका मानना ये है कि 2029 से पहले बीजेपी अपना अगला पीएम कैंडिडेट लगभग सामने लेके आएगी। भाई ग्रोक का तो कहना यही है। अच्छा, ग्रोक के इसी तरह की बातों से सरकार में बेचैनियां हैं।
हाँ। ग्रोक गालियां बकता है, वशिष्ठ है, इसकी वजह से हम उस पर निगाह रख रहे हैं। अरे किसको इसकी इन बातों की चिंता है? असली बात तो यह है कि ग्रोक एक ऐसा एआई इंस्ट्रूमेंट है, एक एआई ऐसा एपरेटस है जिस 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 जब वो जो बोलता है तो एक राजनीति घटित होती है। हम्म, और वो एलन मस्क का है, हम्म, वो एक्स के साथ कनेक्टेड है, एलन मस्क का है। और अभी मोदी जी एलन मस्क के बच्चों को उनकी गर्लफ्रेंड के सामने खिला के आए हैं। राइट। तो ये अभी मोदी सरकार की दम नहीं है एलन मस्क के ऊपर अटैक कर देना, या ग्रोक को रिजेक्ट कर देना, या उसको कूड़ेदान में फेंक देना, या नहीं, प्रतिबंधित बट कर उन्होंने देना। बोला कि हम एक्शन लेंगे, हम देख रहे हैं, नजर बना के रखी हुई है हमने। तो ऐसे तो किसी के बारे में भी कह सकते हैं। ये तो इसलिए सब कहना उनके लिए जरूरी है ताकि नाक बची रहे। अच्छा, कि ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है इस वजह से। बट ये जब भाई आप ये तो सभी लोग जानते हैं कि आप एआई के साथ में अगर अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी भाषा में आपको जवाब देगा। ये नहीं हो सकता कि आप शिष्ट भाषा में बात करें और वो और उधर वो से गालियां बकना शुरू कर दे। हाँ, ये नहीं, इस ग्रुप की बात ये है कि वो आपको, अगर आप उसे गाली देंगे तो वो बदले में वो उसी भाषा में जवाब देगा। हाँ, और अगर आप कहेंगे, डांट देंगे कि आपका उचित नहीं है, तो माफी भी मांगता है ग्रुप। हाँ, ग्रुप ये भी कहता है कि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं नया हूँ। नया हूँ, हाँ। राइट। अच्छा, जस्टिस वर्मा वाला केस जब सामने आया है सर, वो बोलते हैं ना कि जब आपके दिन खराब होते हैं, तुम ऊँट पे बैठे हो तो कुत्ता भी काट लेता है। वो कुछ स्थिति हो गई उनके यहाँ कि बताइए, आग लगी और वो इतना पैसा आया। अच्छा, इस पूरे केस में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि जज कभी करप्ट नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करप्ट है, उनके यहाँ जो पैसा मिला, बट अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो डाला, तो उसके बाद में आपको क्या लगता है कि ये पैसा मिलना सोसाइटी को लेकर इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये केस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, न्यायपालिका की पूरी प्रतिष्ठा इस प्रकरण से दांव पर लग गई है। हुँ, अब आप किसी भी निचली अदालत में जाइए, आपके सामने ही पेशकार रिश्वत लेता राइट। है? हुँ, पेशकार तारीख देने के लिए रिश्वत लेता है, दिन हुँ, भर लेता है। हाँ, वो पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सबके सामने लेता है, वकीलों के सामने जज भी बैठा होता है। हुँ, उसी पैसे से जज का चायपान होता है दोपहर में। हुँ, सब लोग इस बात को जानते हैं। इन बातों को स्वीकार कर लिया गया था कि ये रिश्वत नहीं है, ये मान लिया गया था। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ भाई, पहला मानहानि का मुकदमा पत्रकार के तौर पर लड़ने गया तो मैंने रिश्वत, वहां पे मुझे भी तारीख उस पैसे दे के ही मिली। हुँ। आप सोचिए, सबको देना पड़ता है हाँ, पैसा। हाँ, सबको देना उसको पड़ता किसी, वो कोई बचा नहीं है उससे। है। हाँ, हाँ, राइट। रेट हम 50 साल पहले रेट कम था। अब ज़्यादा, अब मेरे, आप पता अब नहीं, महँगाई के हिसाब से बढ़ अब गया। 50-100 रुपए होगा, एक जमाने में 10-15 रुपए होता था। अब तो 500 है। 500 है, बताइए। हुँ, ये हालत है। तो वो चीज तो लोगों ने मान ली थी कि ये एक तरह का, जैसे कहते हैं नहीं, हक है, मतलब उनका हाँ, अब ये ये कुछ आदमी परम मान के रिवाज चलता है, बन गया ये है। मान के चलता है कि अगर हम जा रहे हैं, हाँ, तो इतना हमें देना ही हाँ, ये पड़ेगा। रिवाज बन गया, इसको भ्रष्टाचार नहीं माना जाता। हाँ, तो अब जो जो जज, वर्मा, जस्टिस हाँ, वर्मा। न्यायमूर्ति हुँ, यशवंत वर्मा के घर पे जो कैश बोरी मिला। भर भर के रुपए मिले हैं, जो अधजले रुपए हैं, अब तो उनके बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है वहां भी 500 के नोटों की जले हुए टुकड़े मिल रहे हैं। हाँ, आज टीवी पे खबर थी, अच्छा। मतलब लोग पत्र, वहां के जो रिपोर्टर हैं, कैमरामैन वगैरह उठा उठा के दिखा रहे थे, ये 500 का नोट, ये 500 का नोट, ये हालत है वहां पे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो रखे नहीं रुपए, इसमें हमारे नहीं है रुपए। हाँ, वो कहीं ये कहने में उन्हें इतना समय क्यों लगा? बहुत हुँ, सोचा होगा कैसे बचाव करें अपना। हुँ, हुँ, हुँ। 14 तारीख की घटना है, हाँ, राइट, राइट। हैं? हाँ, 6 दिन बाद वो प्रकाश में आती है। हुँ, हुँ, इसका मतलब है कि 6 दिन तक सब लोग सोचते रहे कि इस मसले से कैसे निपटें। हुँ, सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा होगा, हाई कोर्ट भी सोच रहा होगा। इत्तेफाक से इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी जो पारदर्शिता है, अ, वो काफ़ी ख्यातिनाम है। या मतलब अच्छी है, उन्होंने उसके बारे में कोई प्रवाद रेफरेंस नहीं है, उसके राइट। बारे में कोई प्रवाद नहीं है। तो वो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन हुँ, अभी भी मानता हूँ कि इसमें 2 पहलू हैं इसके। हुँ, एक तो इसमें लीपापोती की कोशिश चल रही है पूरी, हुँ, और दूसरी तरफ इन दोनों मुख्य न्यायाधीशों की पहलकदमियों के कारण इसमें असलियत सामने निकल के आ रही है। हुँ। अब हमें नज़र ये रखनी पड़ेगी कि लीपापोती कामयाब होगी। लीपापोती शुरू में हुई। अभी भी हो रही है हाँ, लीपापोती, पर हाँ, कुछ ना कोई जो खुद बयान दे रहे हैं वही लीपापोती है। हाँ, यशवंत वर्मा खुद बयान दे रहे, लीपापोती है। राइट। अब दमकल के लोगों ने कह दिया हमें कोई नकदी नहीं मिली। पुलिस ने भी यही हाँ, बोला। हाँ, वो भी लीपापोती है। तो लोग लीपापोती तो हो ही रही है। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे जब वीडियो वगैरह डाल दिया गया, अखबारों में तस्वीर-वस्वीर सब छप गई है, हुँ, उससे हम ये मान के चलते हैं कि लीपापोती की कोशिशें कमज़ोर होंगी। हुँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इस देश में जो आदमी मजबूत है, जो ताकतवर आदमी है, शक्तिशाली को सज़ा बड़ी मुश्किल में मिलती है, नहीं मिलती है तकरीबन। हुँ। इसमें मैं कहीं तो सुन रहा था कि अब तक आज़ादी से अब तक सिर्फ़ 7 जज ऐसे हुए हैं, जो पकड़े गए हैं।
मतलब करप्शन के जिन पे आरोप लगे हैं वो भी एक्सीडेंटली हुआ है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जांच बिठाई गई हो, जैसे इनके साथ ऐसा हुआ कि वो घर में आग लगी जिस वजह से वो कैश बाहर आ गया हम्म, और वो मसला हुआ। हम्म, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि, लेकिन मैं मेरा मतलब आपसे सवाल यही था हम्म। कि इससे ये तो लगता है ना कि भाई हम जहाँ ये मान के चलते हैं कि हमको यहाँ न्याय मिलेगा ही मिलेगा, जब इतना सारा कैश मिलता है तो ये भी लगता है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपके लिए न्याय थोड़ा सा मुश्किल है। भाई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है? और यही क्या दिया? वक्तव्य दिया है कि भाई अगर आप इन्हें इलाहाबाद में भेज देंगे हाई कोर्ट में, हम्म। शुरू में अफवाह फैल गई थी ना इलाहाबाद में ट्रांसफर किया जाने वाला है, हाँ तो हाँ उन्होंने कहा हमारे पास मत भेजो, हमारा हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है इसमें आप कचरा भेज दें, हाँ उसमें हम डाल दें। हाँ। जब ये यहाँ बैठे होंगे, हम इनके यहाँ बहस करेंगे, तो मेरे मन में हमेशा होगा कि ये आदमी दूसरे से पक्ष से रिश्वत खाए बैठा हुआ है। हम्म। देखिए, ये कभी कभी कोई चीज़ जो है वो प्रतीक बन जाती है। घटनाएं बहुत सी होती हैं। हाँ हाँ, हाँ, चलती घटनाएँ रहती बहुत हैं। सी होती हाँ हैं, हाँ। उसमें कोई एक घटना जो होती है, वो एक बड़ा रूप धारण कर लेती है हम्म। और वो एक तरह की नुमाइंदगी करने लगती है पूरे माहौल की। राइट राइट तो राइट। इसमें यहाँ जो यशवंत वर्मा घर जो रुपयों की बोरियाँ इनके चित्र हम लोगों ने देखे हैं, जो मिली हैं, इसके बाद में अगर इस मसले का इस तरह से समाधान नहीं हुआ कि लोगों को लगे कि इंसाफ हुआ है, हम्म। तो न्यायपालिका की साख पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक और सर बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। अच्छा क्या, मतलब मैं तो शॉक था जब सरकार ने पार्लियामेंट में ये बोला कि उनके पास कुंभ में मारे गए लोगों का कोई डेटा नहीं है। मतलब उन्होंने ये नकार दिया कि कुंभ में किसी की डेथ हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है, पिछले कई हमने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर वो ये बोलते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है या डेथ हुई ये तो नहीं नो है। डेटा सरकार है। देखिए, केवल कुंभ की मौतों के डेटा के बारे में छोड़ दीजिए। हम्म। अगर सरकार को जो फर्जी डेटा देना होता है, उस वक्त वो डेटा प्रिय होती है, हाँ। दबादब डेटा देती है। अब जैसा ये डेटा दिया जा रहा है, कुंभ में 65 करोड़ लोगों ने डुबकी, 50 करोड़ लगाई, 30 करोड़ ने लगाई, ये सारा डेटा क्या है? हम्म। इस डेटा को कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। कौन सा ऐसा वहां पे औजार लगा हुआ था जिससे पता चल जाता? कौन कि- सा स्कैनर लगा हुआ था कि इतने लोग कुंभ में आ रहे हैं? जिस दिन भगदड़ मची थी इस रात को, उस रात को पहले बताया जा रहा था कि 1 बजे को इतने करोड़ लोग थे, फिर 3 बजे इतने हो गए, फिर 5 बजे इतने हो गए। ये कैसे पता लग रहा है भाई? हम्म। क्या कोई वहां पे ऐसा कोई द्वार लगा था, हर व्यक्ति को उसमें से गुजरना होता था, उसका दर्ज हो जाता था कि एक व्यक्ति आया है ये डुबकी लगाने के लिए? हम्म। कोई ऐसा तरीका वहां पे नहीं था। या ड्रोन्स वहां पे उड़ रहे थे, वो लगातार गिनती कर रहे थे सबकी। क्या ड्रोन्स का काम ये है गिनती करना? हम्म। तो ये फर्जी डेटा है। इस फर्जी डेटा को देने में उनसे आगे कोई नहीं है। वो दबादब फर्जी डेटा देते हैं। अर्थव्यवस्था का डेटा भी फर्जी देते हैं। हम्म। सब चीजें, सारा डेटा, जितना डेटा वो देते हैं संदिग्ध होता है और असली डेटा को छुपाते हैं। हम्म। ये इस सरकार का पूरा दांव पेच ये है। इसीलिए भगदड़ के बारे में डेटा नहीं दे रहे। कि कितने लोगों की मौत हाँ, हुई। लेकिन डुबकी डुबकी के बारे में डेटा दे रहे। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ने ही, योगी सरकार ने ये आंकड़ा तो दिया था, उन्होंने भले ही 30 लोगों का दिया था कि हाँ इतने लोगों की मौत हुई है, तो इसको फिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया गया? जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है कि किसी की मौत हुई है? वो 30 तो एटलीस्ट डाल सकते थे ना आप। असल में उनको लग क्या रहा है कि अगर वो 30 का डेटा देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का डेटा मान लेंगे, तो पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो उन्हें दरअसल योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करना पड़ेगा। और कोई योगी आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं करना चाहता। योगी आदित्यनाथ कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस वक्त बहुत ही नजदीकी तो है नहीं। हम्म। स्थिति क्या है? अभी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, उनकी तस्वीर कहीं डाली गई? कोई तस्वीर नहीं डाली गई कब आए उनकी। थे? अभी आए ना, प्रधानमंत्री से मिले थे, उनकी कभी कोई तस्वीर नहीं डाली गई उनकी। अच्छा। अभी जब नरेंद्र मोदी ने जब कुंभ के ऊपर लोकसभा में वक्तव्य दिया, एक बार भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लिया। यानी जो व्यक्ति कुंभ का आयोजक है, इसने अपनी पूरी राजनीति अब उस पर दांव पर लगा रखी है, उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री नाम ही नहीं ले रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ डेटा वो संसद में क्यों रखेगी भारत सरकार? जब डेटा रखते तो अपोजिशन उस पर खड़े होकर आपत्ति करता, तो सरकार को उसे बचाव करना पड़ता उस डेटा का। तो हम क्यों बचाव योगी कर रहे हैं? आदित्यनाथ को सही साबित करना पड़ता। ये सरकार इस काम में क्यों खपाए अपना दिमाग? सरकार वाहवाही ले लेगी सेंट्रल है। वाहवाही तो नरेंद्र मोदी ने भाषण दे के ले ली, हाँ, या जो भी उन्होंने माना कि हमने वाहवाही ले ली। अब मिली लेना कि वो नहीं? गंगा जल लेगा ये सब जगह जहाँ हाँ, जहाँ भी और विदेशों में गए। जब वो अब वहां से अमेरिका से लोग आते हैं, तुलसी गब्बार्ड आई तो उनको भी गंगा जल दे दिया। तो डेटा की स्थिति यह है कि डेटा अगर फर्जी है, उसको देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।
हम्म। अगर डेटा असली है तो सरकार उसके बारे में 50 बार सोचती है, 100 बार सोचती है कि इसको पेश करें ना करें, कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ इसी बीच में, एक रिपोर्ट आई सर, हम्म। जिसमें ये था शायद 32 महीनों में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ 38 विदेशी यात्राएं करी, उन पे कुछ 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पैसा तो खर्च होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि सोशल मीडिया पे लोग ये बोल रहे थे, अमित शाह का एक स्पीच चल रहा था जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पहले के प्रधानमंत्री जाते थे बड़े बड़े होटलों में रुकते थे, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एयरपोर्ट पर ही नहा धो लेते हैं और फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। तब ये सवाल उठा कि भाई तो ये 258 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, आप बताइए इस अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला लतीफा है जो अमित शाह ने कहा? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कितने कपड़े बदलते हैं, कितने रुपयों का फेशियल करवाते हैं, वो अपने रंग को घड़ियां। चमकाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो कैसे कुर्सी पे बैठते हैं, कैसे उनकी हजामत बनाई जाती है, बाल काटे जाते हैं। और अपने साथ जो व्यक्ति गुजरात से आया तो अपना टेलर साथ में ले गया। खुद उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब मैं गुजरात से आया दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के बाद में आया तो मैं अपना टेलर साथ लेके आया, 2 लोगों को साथ लेके आया, टेलर को और अपने खाना बनाने वाले को। अच्छा। हाँ, दोनों को साथ लेके आए। खाना भी गुजराती उनका रसोइया है, वो खाना बनाता है, वो टेलर भी वहाँ से आया है। फिर अपने वहाँ उन्होंने टहलने के लिए जो तमाम तरह-तरह के इंतज़ाम किए हैं, हाँ, कितना वो नर वीडियो तो कोविड में बहुत हाँ, आए थे, मोर हाँ, खिलाते हुए, गाय खिलाते हुए। नरेंद्र मोदी बहुत खर्चीले प्रधानमंत्री हैं और इस बात को हर कोई जानता है। अभी जब इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर शीश महल बनाने का आरोप लगाया, तो बजले में आम आदमी पार्टी वालों ने कहा ना कि भाई इन्होंने तो 2,500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हम्म। उसके ऊपर। अपने इनके शीश अपने महल, शीश महल के शीश संजय महल। सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा हाँ हाँ। उसकी जरा जांच की जाए। तो ज़ाहिर है कि कौन जांच करेगा उसकी? जांच करवाने वाले तो वो खुद ही हैं। वो खर्चे से अपने ध्यान आया हाँ, कि एक और डेटा आजकल बड़ा सर्कुलेट हो रहा है कि 200 लाख करोड़ रुपए का भारत पे कर्ज हो गया है, हाँ। जो कभी 44,000 करोड़ का हुआ करता था। हुँ। तो ये कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है भारत पे? भई पूरी की पूरी राजनीति इस तरह की है जिसमें आपको लोगों को बहुत सारे मुफ्त योजनाएँ, मुफ्त देने की योजनाएँ चलानी पड़ती हैं। ठीक है। उसकी वजह है कि अर्थव्यवस्था में क्षमता समाप्त हो गई है लोगों को नौकरी देने की। हम्म। लोग इस अर्थव्यवस्था में अपनी नौकरी बना के भी नहीं रख सकते। जो पहले से नौकरी पेशा हैं, नौकरीशुदा हैं, हम्म। उनके लिए चुनौती है कि इस नौकरी को बनाए रखें। आमदनी बढ़ नहीं रही है किसी की। हाँ। आप देखिए कल शनिवार था, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, अब कल शनिवार था। एक ज़माना था जबकि जितने भी मॉल्स होते थे दिल्ली में, नोएडा में, उसमें शनिवार के दिन भरे हुए होते थे लोगों से, पैर रखने की जगह नहीं पैर होती। रखने की जगह होती थी। कल मैं गया एक मॉल में, अ, गाज़ियाबाद के एक मॉल में गया जो हमेशा भरा रहता था, हैं? वहाँ पर गिनती के गिने-चुने लोग थे, कोई खरीद ही नहीं रहा है, दुकानों में मुर्दनी छाई हुई है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में ही उस बेहाल हुआ जा रहा है। उसके पास कोई अतिरिक्त खरीदारी करने की अ, गुंजाइश ही नहीं है। तो जब इस तरह की हालत होगी, तब आपको लोगों की नाराज़गी को रोकने के लिए उन्हें मुफ़्त में कुछ देना पड़ेगा। हम्म। ये हथकंडा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की शक्तियाँ हैं, जो अमेरिका में बैठी हुई हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को शुरू में ही सिखा दिया था। अच्छा। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए, ताकि उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सके। अगर जनधन खाते नहीं होते तो ये सब जो ₹1000, ₹2000, ₹2500 कैसे पहुँच पाता लोगों के खाते में? वो जानते थे कि यही होगा, ओह। तो लोग नाराज़ ना हो जाएँ, डंडा लेके लोग निकल ना पड़ें सड़कों पे, नेताओं को दौड़ाने ना लगें। वो नाराज़गी मंद करने के लिए ये सब पूरा, इसको प्रधानमंत्री खुद रेवड़ी कहते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हाँ, था हाँ, कि वो रेवड़ी की शुरुआत वहां से हुई। हाँ, वो वहीं से भई जो जनधन खाते खुलवाए, रेवड़ी जाती कहाँ है? खाते में जाती है ना रेवड़ी। खाता किसने खुलवाया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने खुलवाया खाता। नरेंद्र मोदी का पहला काम था ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि वो जानते थे कि इस रेवड़ी दे के ही टिक पाएँगे सत्ता में। वरना अभी तक तो लोग खदेड़ लेते। जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो होता। तो जो कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, सारे राज्यों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली की सरकार कहाँ दे पा रही है वो ₹2500? कहाँ दे पा रही है मुफ्त सिलेंडर, जो नई भाजपा की सरकार है? कहाँ दे पा रही है? हम्म। कितना समय गुजर गया? 8 मार्च को ही देना शुरू कर देना चाहिए, तब तो मार्च खत्म होने की तरफ जा रहा है। हम्म। ये तो हालतें हैं। नहीं, लेकिन और तो जो सब
विपक्ष की सरकारें भी संकट में है, मैं ये नहीं हाँ कह रहा हाँ हूँ। हाँ सभी सरकारें, आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं दे पा रही है, तेलंगाना में दिक्कत है देने में, सभी जगह दिक्कत है। महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत हो रही है एनडीए लाडली की बहना। सरकार को, महायुति की सरकार को, सबको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये मॉडल भी जो है अब संकट में फंस गया है। 10 साल तक चलने के बाद में ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो मॉडल है, ये मॉडल भी संकट में फंस गया है। धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें हो ये गया है कि पिछली बार जो आपने दिया तो उसके बदले तो आपने वोट ले लिया, अब आपको नया वोट लेना है तो नई योजना दो, नया पैसा दो। तो इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है। अब दिक्कत की बात ये है, ये तो शेर की सवारी है। 80 करोड़ लोगों को आपने कोविड के लिए दिया था राशन, कोविड तो जाना कब का समाप्त हो चुका है, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, आप दिए ही जा रहे हैं, और आगे आप जैसे ही मना करेंगे कि हम नहीं देंगे, उसी दिन वोट मिलने खत्म हो जाएंगे। तो राशन पे वोट मिल रहे हैं क्या? वो तो भाई लोग आपको क्यों वोट देंगे? क्योंकि आप हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। ये मेरा मानना है कि इस पर रिसर्च की जानी चाहिए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि है। भाजपा को अगर मान लीजिए 100 वोट मिलते हैं, तो उसमें से कितना वोट आइडियोलॉजिकल वोट होता है, कितना वोट हिंदुत्व के कारण में होता है, कितना वोट भाजपा के अच्छे शासन प्रशासन के कारण होता है, किस लिए होता है, विपक्ष की कमजोरी के कारण कितना वोट होता है, कितना राशन भाजपा कितना बढ़िया सामाजिक उसने गठजोड़ बनाया है उसकी वजह से होता है, और कितना ये रेवड़ी जो खाते में पहुंचती है उसकी वजह से होता है। ये रिसर्च, मेरा मानना है कि सबसे कम संख्या में वोट, सबसे कम प्रतिशत निकलेगा हिंदुत्व की वजह से वोट। मेरे ख्याल 100 में 10 वोट हिंदुत्व की वजह से, 10 या 15 वोट हिंदुत्व की वजह से मिलता होगा, 85 वोट दूसरी वजहों से मिलता है। और 85 में से सबसे ज्यादा वजह ये राशन हो सकता है। बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है ये राशन जो है बहुत बड़ी वजह है। अब इसमें एक और बात हो गई है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रेवड़ियां बना ली हैं। हाँ सब हाँ, तो एक रेवड़ी दूसरी रेवड़ी को कैंसिल कर देती है। हाँ हाँ राइट, एक रेवड़ी दूसरी रेवड़ी को कैंसिल कर देती है, ये भी तो समस्या है। इसलिए ये सब गड़बड़ा गया है मामला। ये जो पूरी रणनीति थी, हाँ, ये पूरा जो ढांचा बनाया गया था, ये प्रपंच रचा गया था, ये सारा गड़बड़ा गया है। मतलब इतना ज्यादा गड़बड़ा गया है, कुछ प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहने लगे हैं। तो अब उसकी वजह से बीजेपी जो बांटती है वो भी रेवड़ी हो गई, और बीजेपी जो दूसरे लोग बांटते हैं वो भी रेवड़ी हो गई। तो एक रेवड़ी दूसरी रेवड़ी के खिलाफ है, और ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है भाई, कोई नहीं चल सकता। सही बात है। हाँ, अब तो बीजेपी भी गंभीरता पूर्वक सोच रही है कि सब बंद किया जाए, कुछ और किया जाए। लेकिन चलिए छोड़िए, दिल्ली में भी खतरा बहुत है। हाँ, आपने अगर देना बंद किया तो वोट मिलना बहुत कम हो जाएगा, आपको बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये कुछ सब आसान नहीं है भाई, तो ये तो शेर की सवारी है। आपने एक लतीफा सुना होगा, सुना दें हम आपको लतीफा, कि एक व्यक्ति था, वो अपने दोस्त को रोज शाम को मिलता था और एक चाय पिलाता था उसको। ठीक है। कई महीने तक ये चलता रहा। एक दिन वो दोस्त नहीं आया जो चाय पिलाता था। तो चाय जो पीने वाला आया, वो आया, उसने चाय पी और कहा कि पैसे उनसे ले लेना। क्योंकि वो उसने अधिकार मान लिया था अपना कि ये चाय तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलेगी इसको पैसा देना पड़ेगा। ये स्थिति बन गई है। राइट। थोड़ा एसी बंद कर देंगे, सीधा पड़ रहा है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, एक और सा डेटा आया था इस बीच में, ये भी शायद पार्लियामेंट में पेश हुआ, रखा गया डेटा। इसमें ये कहा सरकार ने कि 2015 से अब तक 100 कुछ 95 MLA MPs नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन सिर्फ 2 पर वो क्या कहते हैं सबूत जुटा पाए, मतलब उन पर एक्शन हुआ। बाकी के जो लोग थे वो तो छूट गए, उन पर केस चला ही नहीं। तो ये फिर विपक्ष ने ये बोला कि भाई ये दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब आप देख लीजिए रेशियो क्या है कि 195 पे आपने 195 लोगों को आपने परेशान किया और 2 ही लोगों पे आप आरोप सिद्ध कर पाए। इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें ये डेटा क्यों नहीं बताया गया कि 195 लोग हैं, उसमें बीजेपी के लोग कितने हैं? हाँ, इसमें 95% ऐसा माना जाता है कि विपक्ष के लोग, और भी ज्यादा, मुझे लगता है 95% से भी ज्यादा विपक्ष के लोग होंगे। हाँ। तो सीधी बात यह है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो दावेदारी की जा रही है, जो शेखी भगारी जा रही है, ये विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। डराने की कोशिश भी है। वो तो तरीका ही है पूरा का पूरा। और धीरे धीरे ये पता चल गया है, इस सरकार को भी एहसास हो गया है कि इससे अब कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, भाई क्या आपने हेमंत सोरेन को जेल में डाला, उन्होंने तो आपको चुनाव में हरा दिया। दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वगैरह को जेल में डाला, लेकिन आप मामूली सी ही जीत हासिल कर पाए।
बहुत ही मामूली सी चीज। हुँ, 2.5 साल तक आपने कोशिश की हर तरह का हथकंडा अपना के कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करें, लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी से और भाजपा के वोटों में केवल 2% का फर्क है। आम आदमी पार्टी के पास अभी भी 22 सीटें हैं, जबकि भाजपा जब चुनाव हारती थी, कभी एक बार 3 सीटें रह गई थी, एक एक बार बार 8 सीटें रह गई थी। राइट, राइट। मतलब वो थी जबरदस्त हुँ, चुनावी पिटाई जो हुई थी भाजपा की 2 बार। हुँ, ये तो एक तरह से टक्कर दी आम आदमी पार्टी ने, इतना होने के बावजूद, 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर वो इतने वोट प्राप्त करती है, उसके बाद 22 सीटें होती हैं, उसके जो उम्मीदवार जीते हैं, उनका जीत का अंतर भी भाजपा के उम्मीदवारों से अच्छा है, हुँ, हैं? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये इनका जो पूरा मामला था, ये चला नहीं बिल्कुल। ओके। एक और इंटरेस्टिंग अभी चल रहा है सर, हुँ, नीतीश कुमार को लेके। हाँ, एक तो वो राष्ट्रगान वाला उनका वीडियो आया, हालाँकि मैं उस पे बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब बिहारी चुनाव है इस साल सबसे नज़दीक, तो पॉलिटिकली एक्टिविटी जो है वो बढ़ चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है? कन्हैया कुमार भी मैदान में उतर गए हैं इधर से। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की ये जो स्थिति है, खासकर लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बीमार रहने लग गए हैं, वो याददाश्त उनकी चली जाती है और इस बीच में हमने उनकी कई सारे ऐसे हरकतें देखी हैं, इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जब हमें लगता है कि ये कर क्या रहे हैं। दूसरा मुझे आपसे ये जानना है कि बिहार में लगातार कल ही एक किसी डॉक्टर डायरेक्टर किसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई जी, बिहार में। जी, जी। इससे पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई और लगातार ये हुँ। जो इंसिडेंट हो रहे हैं जब आप जंगल राज की बात करते हो और फिर ये जो नीतीश और एनडीए सरकार में हो रहा है, इससे क्या बिहार चुनाव में एनडीए को लॉस होने वाला है और किस तरीके से पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो तो ऐसा आचरण नहीं है जिसके लिए वो पहले जाने जाते थे। राइट। मेरी उनसे मुलाकात है और अच्छा। मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी, जब मुलाकात हुई थी 2015-16 में, तो बातचीत भी हुई थी। तो मेरी ऊपर छवि ये पड़ी थी कि बहुत ही कसे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, सधी हुई भाषा में बोलते हैं। अभी जो वो काम कर रहे हैं, ना तो उनका व्यक्तित्व कसा हुआ लग रहा है, ना भाषा सधी हुई है। उनकी तबीयत खराब है, उन्हें करीबी डॉक्टर बताएगा, मैं नहीं बता सकता। ठीक है। है कि नहीं? लेकिन वो जो कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता। हुँ, वो मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हुँ। चाहे वो स्त्रियों के खिलाफ उल्टा-सीधा विधानसभा में हाँ, बयान दें, विधानसभा में। चाहे वो किसी के पैर छुएँ, चाहे किसी की वो नरेंद्र मोदी की उँगलियाँ देखें, चाहे वो श्रद्धांजलि देने जाएँ और जो उसके हाँ, बेटे के ऊपर ही फूल फेंकने लगें, या वो राष्ट्रगान के समय कुछ बगल में खड़े हाँ, को मतलब चिल्लियों जैसी हरकतें हाँ, कर हाँ, रहे हैं हाँ। वहाँ पे, हैं? तो एक तो ये बात है। दूसरे विपक्ष की रणनीति मुझे नज़र आती है, विपक्ष ये चाहता है कि किसी तरीके से भाजपा कुछ ऐसे मैसेज देने लगे इस पूरी परिस्थिति में फँस के, जिससे नीतीश कुमार को लगे कि भाजपा उनको हुँ, चुनाव से पहले ही तख्त उतार देना चाहती है सिंहासन से। अच्छा। तो अगर नीतीश को एक बार भी ये पता लग गया कि भाजपा ऐसा करना चाहती है, तो फिर समझ लीजिए कि वो क्या होने वाला है। पाला वो तो बदल देंगे वो। वो पाला बदल देंगे और लालू यादव के लिए और तेजस्वी के लिए चुनाव जीतना बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा। हुँ, उनके पास 13 12-13% वोट होता है। हाँ। और एक साख भी एक खास तरह की है उनकी, जो हुँ, भी है, हुँ। धीरे-धीरे घट रही है, लेकिन साख तो है ही। हाँ, हाँ। तो वो उधर जुड़ जाएगी, तो भाजपा तो कहीं कहीं की नहीं रहेगी। हुँ, तो भाजपा बहुत सतर्क है। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि नीतीश कुमार को ये संदेश जाए। हुँ, और तेजस्वी यादव की और लालू यादव की, सबकी कुल मिला के नीति ये है कि किसी तरीके से भाजपा की तरफ से कुछ ऐसा काम हो जाए, जिससे नीतीश को ये संदेश चला जाए। ओके। हाँ। मतलब कुल मिला के वो नीतीश और बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की जरा हालाँकि बीजेपी इस बार बहुत उनको पता है, इसीलिए उन्होंने पहले से बोल दिया कि नीतीश के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। नि लेकिन ये नहीं कहा कि नीतीश को ही हाँ, मुख्यमंत्री बनाया मुख्यमंत्री नहीं जाएगा। बनाएँगे वो चिराग मुख्यमंत्री पासवान ने ये ज़रूर कहा है। हाँ, चिराग पासवान ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन भाजपा ये भाजपा कहने नहीं, के लिए तैयार नहीं है। अभी तो नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा का दाँव तो बिल्कुल सीधा है। क्या है? नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हुँ, और चुनाव जीतने के बाद नीतीश से ये कहेंगे कि भाई आपने बहुत बिहार की सेवा कर ली, हुँ, 20 साल से आप सेवा कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए हुँ, और आपके बेटे को हम, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, आपके बेटे को हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। हुँ, तो नीतीश रिटायर हो जाएँगे, उनका रिटायरमेंट पैकेज थमा दिया जाएगा, चाहे तो राज्यपाल का या उपराष्ट्रपति का रिटायरमेंट पैकेज हो सकता है। उसके बाद उनके बेटे को धीरे-धीरे करके वो भाजपा में ले लेंगे और ओके। कोशिश करेंगे नीतीश का जो कुर्मी जनाधार है वो भाजपा का हिस्सा हो जाए और इस तरह ब बिहार की राजनीति पे वो कब्ज़ा कर लेंगे। पूरा हथकंडा ये दिखाई पड़ता है साफ तौर पे। हुँ, और नीतीश इस तरह का आचरण ज़रूर करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी भी वो काफ़ी शार्प है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने हमेशा नरेंद्र हाँ, मोदी से बराबर की सीटें प्राप्त करते हैं। लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा, तो राजनीतिक रूप से वो कमज़ोर नहीं है। हुँ, मेरे ख़्याल से लोग गलत मुगालते में होंगे अगर वो नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमज़ोर मानेंगे। तो वो
स्वास्थ्य उनका गिरावट की तरफ हो सकता है, हम्म, लेकिन राजनीतिक दिमाग उनका अभी गिरावट की तरफ नहीं है। वो हम्म, जानते हैं कि उनके लिए क्या राजनीतिक रूप से मुफीद है और हम्म, क्या नुकसानदेह है। हम्म, ओके। सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रहा इस बीच में, चाइना को लेके प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने चाइना को लेके बोला कि रिश्ते हम अच्छे कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। इसी बीच में ये भी शायद पार्लियामेंट में पेश किया गया कि अ, भारत चाइना जो है काउंटी 2 काउंटी बना रहा है। उसमें कुछ लद्दाख का हिस्सा भी आता है और सरकार ने बोला कि हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष हमेशा ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री ने 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ था उसके बाद बोला था कि ना कोई घुसा है, ना कुछ हुआ है। तो हमेशा ये आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री जो है चाइना को हमेशा क्लीन चिट देते हैं और इसी वजह से वो हिमाकत करता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल के नाम बदलना हो, मैप से उसको हटाना हो या फिर लद्दाख में ज़मीन पर कब्ज़ा करना हो। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई सरकार कड़ा विरोध कर रही है तो उस कड़े विरोध का किरदार क्या है? हुँ, क्या चीन के राजदूत को बुला के कड़ा विरोध लिख कर दिया? हुँ, ये कड़ा विरोध है। हुँ, चीन तो जो कर रहा है वो तो बाकायदा भारतीय सीमा में भारतीय जमीन के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हुँ, वो अपने ऑफिसेज बना रहा है, काउंटीज बना रहा है। काउंटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, हुँ, वो बना रहा है चीन। चीन तो भारत की अब इसका मतलब ये है कि यहां तक तो हम आ गए, इससे पीछे अब नहीं आएंगे। ओके। क्यों? हमने तो यहाँ पर अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी। हाँ, बिल्डिंगें छोड़ के थोड़ा जाएगा पीछे वो। हाँ, अब भारत के सामने दुविधा दूसरी है, जो मोदी जी इस दुविधा के मारे परेशान भी हैं। हुँ, एक ज़माने में, बाइडेन के ज़माने में लोगों को उम्मीद थी अगर चीन से हमारे टक्कर होती है तो अमेरिका हमारी पीठ पे हाथ रखेगा। ट्रंप की ये पॉलिसी है नहीं। ट्रंप किसी को कोई फौजी मदद देने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, अगर चीन से इनकी टक्कर होती है, ट्रंप कहेंगे भाई हमें कोई मतलब नहीं, आप लड़ो अपना देखो। क्योंकि वो तो पैसे बचाना चाहते हैं। हुँ, वो दूसरे तरीके, अमेरिका को जो ग्रेट बनाने का तरीका बाइडेन का कुछ और था, क्लिंटन का कुछ और था, ओबामा का कुछ और था, ट्रंप का कुछ और है। हुँ, भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इन्हीं का नारा थोड़ी ना है। हाँ, सही ये तो बात। दो है, हुँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पुराना वाला और मेक अमेरिका मागा नया वाला। तो इनका तो नया वाला है। हुँ, तो इसमें स्थिति यह है कि ये समस्या है बहुत बड़ी। अब अमेरिका इनकी पीठ पे हाथ रखने को तैयार नहीं है और चीन से ये सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सब तरह से कमजोर हैं। लड़ सकते नहीं। पाकिस्तान तो है नहीं जिसको आंखें दिखा दें हमेशा। चीन को आंखें दिखाएंगे नहीं, हुँ। क्योंकि वो वहां आंखें दिखाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। नहीं तो ये तो तो इसलिए इसलिए ये एक तरह के अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। क्योंकि बाइडेन के ज़माने में इन्होंने अमेरिका के साथ में कई संधियाँ कर डाली थी, कई तरह की कर डाली थी, ताकि वो जानते थे कि चीन से टक्कर होगी हुँ, और अमेरिका की हमें मदद मिलेगी। अब वो हुँ, परिस्थिति रही नहीं है। इसलिए वो चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की तरफ भारत जा रहा है। जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी जोहानिसबर्ग में जो जो G20 की बैठक हुई थी, उसमें साइड लाइन पे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ में बातचीत की थी। हुँ, तब से आप उस बातचीत को देखिए। फिर नरेंद्र मोदी ने जो एक पॉडकास्ट किया, उसमें चीन का जो रिएक्शन था उसको आप देखिए। चीन भी जानता है, चीन भी जानता है कि भाई ये ट्रंप नाम का व्यक्ति है जो अलग तरह का आदमी है। हुँ, तो उसके हिसाब से सब लोग ट्रंप के साथ में अपनी अपनी राजनीति को रीएडजस्ट कर रहे हैं, हुँ, रिकैलिब्रेट कर रहे हैं ट्रंप के साथ में हुँ, अपनी राजनीति को। हुँ, ये हो रहा है। भारत भी कर रहा है अब इसकी भारत को कोई चिंता नहीं है कि वहां पे काउंटी बना लेने दो। यहाँ तो मामला दूसरा फंसा हुआ है। अब इसीलिए देखिए, जब पहला बजट पेश किया हुँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में, तो जो आर्थिक सर्वे आया उस आर्थिक सर्वे में बाकायदा एक सजेशन दिया गया, सुझाव दिया गया कि चीनी पूंजी के लिए भारतीय दरवाजे और खोल दिए जाए। हुँ, हाँ। हाँ, तो ये सब चल रहा है। नहीं तो इससे जो आपने बोला कि काउंटी बना रहा है, बनाने दो, बट ये सीरियस इश्यू है या नहीं है आपके हिसाब से? बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा। अगर विपक्ष इस मुद्दे को ठीक से उठा पाए और इस बात को जनता के बीच में ले जा पाए, दिक्कत विपक्ष की भी है। हुँ, वो इस बात में जनता के बीच में कुछ ले नहीं जा पा रहा है। हुँ, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। बहुत ही तकनीकी किस्म का मामला है। हुँ, आप अखबारों में जो हिंदी 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 मीडिया को उसको दिखाता और छापता नहीं है। हुँ, सारा अंग्रेजी में होता है, हुँ, जनता उसको समझती नहीं है। हुँ, भाई विपक्ष को चाहिए कि इन सवालों के ऊपर श्वेत पत्र, पुस्तिकाएं प्रकाशित करे, जनता, मध्य वर्ग के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बांटे,
उसको तो मैं लोगों का शिक्षण हो, लोग जाने समझें। मैं ये अभी जानना अगले चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में काफी समय है। अभी से तैयारी होनी चाहिए। इस बीच में वो काफी जनता को बता सकता है कि ये हो रहा है, चीन ने हमारी जमीन दाब ली है और ये सरकार अपनी जमीन वापस लेने की बात तो, और चीन के साथ में गलवैयां डाले घूम रही है। नहीं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि हम अ, मतलब हमारा तो डंका बज रहा है, ऐसा बोला जाता है, हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो क्या हम उस तरीके से चाइना को आँख नहीं दिखा सकते हैं कि भई ये गलत है? आपको लगता है कि भारत चीन को आंख दिखा सकता है? नहीं, मैं आपसे जानना जैसा चाहता हूँ। दारा सिंह हमारे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उसको चुनौती चुनौती दे सकता हूं? नहीं दे सकता। भाई चीन बहुत शक्तिशाली है। नहीं, तो हमारी डिप्लोमेसी चीन कहाँ गई? दुनिया के 3 सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में से एक है। सबसे शक्तिशाली है अमेरिका, सामरिक रूप से दूसरा शक्तिशाली देश है रूस और तीसरा है चीन। इनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था भी कमजोर है। चीन तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है। इसको लेकर ट्रंप चिंतित हैं। हुँ, तो चीन और भारत का इन मामलों में कोई मुकाबला नहीं है आपस में। ओके। ये तो केवल औपचारिक विरोध जता सकते हैं। हुँ, तो औपचारिक विरोध जता दिया उन्होंने। तो उससे होता क्या है औपचारिक विरोध से? ऐसा औपचारिक विरोध आप करते रहिए, चीन पे क्या फर्क पड़ता है? ये मतलब सीरियस इश्यू है फिर तो। बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको विपक्ष को समझना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी इस मसले को बार-बार उठाते रहे हैं। हुँ, पता नहीं ये पिछले कुछ दिनों से उन्होंने उठाना कम कर दिया है, क्यों कम कर दिया है मुझे नहीं पता। हुँ, कांग्रेस को चाहिए कि इस सवाल के ऊपर, मैं तो ये विपक्ष से मांग करता हूं कि इस चीन के मसले पर जन शिक्षण का अभियान चलाया जाए कि चीन ने भारत की जमीन दबा रखी है। इसके ऊपर एक पुस्तिकाएं छापी जाएं सरल भाषा में, ताकि लोग समझ पाएं, उसमें चित्र वगैरह हों, कि जो सैटेलाइट से मिल जाते हैं आपको, सब उपलब्ध हैं। हुँ, तो सब लोगों को बताना चाहिए कि ये हो रहा है। हुँ, तब लोगों की बात समझ में, कुछ पढ़े समाज में पढ़े लिखे लोगों का एक हिस्सा ऐसा है जो पढ़ लिख के इस बात को समझ जाएगा। राइट। फिर वो नीचे तक बात पहुंचेगी, धीरे-धीरे पर्कोलेट होगी हुँ, मतलब। हुँ। ये मैंने भी देखा है सर। एक एक पॉडकास्ट विदेश मंत्री ने भी किया था, तो उन्होंने गलती से ही सही, लेकिन उनके मुँह से ये निकल गया था कि हम उनसे वॉर कैसे करें, वो हमसे बड़ी इकोनॉमी है ना? तो आप जब आप बातें करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हम तो किसी को भी लाल आँख दिखा सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम उनका विरोध देखिए, क्यों ना ये दर्ज सारी करें। दावेदारियाँ बिल्कुल बेकार हैं, वाहियात हैं। पब्लिक भी इस बात को जानती है कि ये केवल डींगें मारी जा रही हैं। हुँ, इस वजह से कोई बीजेपी को वोट-वोट नहीं मिलता है। जो हुँ। आप 100 लोगों का मैंने बताया था ना, हाँ, जाँच की जानी हाँ, चाहिए। जाँच की जानी उसमें चाहिए। इन डींगों की वजह से कोई बीजेपी को वोट नहीं मिलता। बीजेपी को वोट या तो जो रेवड़ी है उसकी वजह से मिलता रहा है, हुँ, आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हुँ, हैं? हुँ, और दूसरे विपक्ष की जो कमज़ोरियाँ हैं, विपक्षी एकता का जो बिखराव रहता है, उसकी वजह से भी बीजेपी को वोट मिलता है। विपक्ष रणनीति के आधार पे बहुत कमज़ोर भी है। हुँ, बीजेपी इस मामले में ज़्यादा चाक-चौबंद और हुँ, चुस्त-दुरुस्त है। राइट, राइट। सर, पिछले कई महीनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया, उनके तंबू-वंबू उखाड़ दिए गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। टल्लीवाल को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो इस पूरे सिनेरियो में कांग्रेस या बाकी पार्टियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब जो आम आदमी पार्टी है, वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। अभी तक तो बीजेपी एक्शन लेती थी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने खुद एक्शन लिया है। तो इसमें क्या ऐसा मतलब हम मान सकते हैं कि ये कहीं न कहीं इंटरनली ऐसा रहा होगा या फिर पंजाब सरकार का खुद का ये एक्शन है? देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, राइट। हैं? मुझे नहीं लगता कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोई इतनी बड़ी ताकत है जो कि इसको आम आदमी पार्टी को पंजाब में उसकी बी टीम बनना है। राइट। वहाँ तो आम आदमी पार्टी ही ज़्यादा बड़ी ताकत है, अकाली दल बड़ी ताकत है, हुँ। कांग्रेस बड़ी ताकत है। अकाली दल आजकल कमज़ोर हो गया है बेअदबी वाले मामले के हुँ, बाद में, हुँ, हुँ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीधी कांग्रेस से टक्कर है। हुँ, भाजपा केवल शहरी क्षेत्रों में कुछ वोटों का नुकसान उसका कर सकती है। हुँ, चूँकि अभी लुधियाना में एक अब उपचुनाव होने वाला है, जो शहरी निर्वाचन क्षेत्र है, हुँ। तो एक वो चीज़ आम आदमी पार्टी के दिमाग में था कि वहाँ में अच्छा। नुकसान होगा काफ़ी। जो जो व्यापारी हैं, हुँ, उनकी उनकी नाराज़गी हमें झेलनी पड़ेगी। ओके। तो इसकी वजह से भी ये कदम उठाया गया है। दूसरे, चूँकि मामला बहुत लंबा खिंच गया था और आम आदमी पार्टी ने अपना जो आकलन ये किया होगा, मैं ये मानता हूँ, हुँ, कि अब इन नेताओं का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा असर नहीं है। हुँ, दूसरे ये भी एक बात है कि जो किसान आंदोलन जो होता है, वो सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तो पैदा करता है। हुँ, लेकिन चुनाव पे सीधा असर पड़े ऐसा नहीं लगता। पिछले चुनाव पिछला 1 साल तक दिल्ली घेरे रहे थे। जब किसान आंदोलन के एक हिस्से ने चुनाव लड़ा तो वो तो कोई कोई कुछ ख़ास नहीं कर पाए। राइट, राइट। बुरी तरह हार गए वो। तो इसलिए उन्होंने किया।
दूसरे मेरे ख्याल से मार्च में 17 मार्च को या 18 मार्च को जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन लोगों से बातचीत करने के लिए गए थे, तो उसी वक़्त कुछ एक तरह का मनमुटाव सा हो गया था, वहाँ से चले आए थे, अच्छा। नाराज़ हो गए। तभी से लग रहा था कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार इसका इतना इस जमावड़े का जो है इतना इनको समर्थन नहीं बैठने करेगी। नहीं जी, बैठने जी। देगी। अच्छा, अभी आपने जो एक बोला था ना कि सर्वे होना चाहिए हाँ, कि बीजेपी को किस वजह से वोट मिलते हैं, तो इसमें हाँ, मुझे ध्यान आया कि अमेरिका में एक सर्वे हुआ। हाँ, यू गो गॉव करके एक सर्वे था, जो उनका लोकल सर्वे था, तो उन्होंने अमेरिका के लोगों से पूछा कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हुँ, तो मैं तो हैरान था कि 70% लोगों ने ये बोला कि कौन नरेंद्र मोदी? हुँ। उनका ये सर्वे कहता है, रिपोर्ट भी आई, हमारी मीडिया ने भी छापा उसको। 70% लोगों को अमेरिका में यही नहीं पता कि नरेंद्र मोदी कौन है? इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि इंडिया में जब नरेंद्र मोदी जाते हैं विदेशी यात्राओं पे, तो भारतीय मीडिया तो ऐसे चलाता है कि शायद दुनिया का बच्चा-बच्चा और सबसे बड़े प्रधानमंत्री, हर जगह उनको वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाता है। और अमेरिका में देखिए, तो ये सारे के सारे जो अमेरिका में जाके कार्यक्रम होते हैं, जो टीवी पे दिखाई जाती है, सारे प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, अरे! पहले दिन से। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पर पब्लिक पब्लिक को वहाँ अमेरिका में कोई फुर्सत नहीं है। अमेरिकी राजनीति अलग तरह की है, वहाँ का चुनाव कभी आप देखें, वो भारतीय चुनाव की तरह नहीं होता है। हाँ, हाँ, हाँ। और अमेरिकी आम आम जनता जो है, वो काफ़ी अंतर्मुखी किस्म की है। अच्छा। और दुनि आप नरेंद्र मोदी क्या, आप किसी और के बारे में पूछेंगे, किसी दूसरे नेता के बारे में, जो अमेरिका के बाहर का, उसके बारे में कहेंगे, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो नरेंद्र मोदी का जो कुछ भी वहाँ पर दिखाया जाता है, वो सारा प्रायोजित होता है। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग डांस करते दिखाए जाते हैं, कुछ लोग पूजा अर्चना करते हुए, नगाड़ा बजाते हुए दिखाए जाते हैं। कहीं किसी स्टेडियम में लोगों को जमा कर लिया जाता है, वो सारा प्रायोजित होता तो है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार खुद इसका इंतज़ाम करती है? नहीं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी राजनीति के जो अमेरिका में समर्थक हैं, वहाँ हुँ, का जो डायस्पोरा है, हुँ। वो उसको इस काम में सक्रिय किया जाता है। अच्छा। वो वहाँ सारा बंदोबस्त करता है। और दिखाया ऐसे जाता है कि अमेरिकी एकदम उछल पड़े हाँ, हैं। वो तो ये तो प्रचार करने का तरीका है। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, बहुत अगर वो 100 लोगों वाला सर्वे कराया जाएगा, 100 वोटरों वाला, उसमें इन सब बातों की वजह से वोट मिलता बहुत कम निकलेंगे, 2-3 लोग निकलेंगे, कहेंगे भई नरेंद्र मोदी का बड़ा डंका पिट रहा है, इसलिए हमने उनको वोट दिया। हाँ। नहीं, नहीं, मैंने इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि इंडिया में भी लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी ने जो धाक जमाई है ना, विश्व पटल पे, वो भाई जिसको अलौकिक है। हम लोग जिनको लोग कहते हैं, वो भी बहुत संख्या में बहुत कम है। ये चैटरिंग क्लास है, हुँ, जिनसे हम लोग मिलते रहते हैं रोज़, हुँ, तो ब बड़ी धाक जमाई है। लोगों से पूछा ये जाना चाहिए कि आपने वोट क्यों दिया बीजेपी को? हुँ, उसमें पहली प्राथमिकता किस बात पे वोट दिया आपने उसको? हुँ, आप मुसलमान विरोधी हैं इसलिए वोट दिया? आप हिंदुत्व समर्थक हैं इसलिए वोट दिया? बीजेपी हिंदू राष्ट्र बना रही है इसलिए वोट दिया? नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनौती दे दी या चीन को चुनौती दे दी इसलिए वोट दिया, किस लिए वोट दिया? हुँ, इन चीज़ों का एक सर्वे खास तौर से इस विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। हुँ। अभी तक जो कुछ बातें की जाती हैं इसमें वो सब ऐसे ही कयासबाज़ी और इसी तरह पढ़ इधर सुन के की जाती हैं। अच्छा, मतलब मुद्दा तो ये पुराना हो गया है लेकिन अभी तक चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर ट्रंप को क्या हो गया अचानक से, उन्होंने मोदी जी का स्वागत भी नहीं किया, बाकी के जितने राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो उनको बाकायदा गेट पे आते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हमने तस्वीरें देखी कि मोदी जी का उन्होंने स्वागत भी नहीं किया, वो लेने भी नहीं आए, खुद ये गए। भाई बाकी लोगों को ट्रम्प को पटाना है, मोदी जी पहले से पटे-पटाए हैं। अच्छा, भाई जिसको जिनको पटाना है वहाँ कोशिश की जाएगी। ओके। हाँ, मोदी जी खुद ही जोश में आगे गए वहाँ पे, वही हम आना चाहते हैं वहाँ पर। आप बताइए, ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने 20 जनवरी को, उन्होंने शपथ ली, हुँ, उसके बाद में उनसे मिलने के लिए कौन गया? हुँ, ज़ेलेंस्की मिलने गए, हाँ, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, राइट। हैं? नेतन्याहू मिलने गए, हुँ, जो उन्होंने बुलाया था, हाँ, मजबूरी थी, हाँ, और नरेंद्र मोदी मिलने गए। कौन सा नेता और मिलने गया उनसे? हुँ, कोई नेता मिलने नहीं गया। जब नरेंद्र मोदी को जब शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण नहीं मिला, तो उन्होंने जयशंकर को, विदेश मंत्री जयशंकर को एक चिट्ठी लिख के दी। हुँ, वो चिट्ठी ट्रंप के नाम थी। ट्रंप ने तो चिट्ठी रिसीव की नहीं। अच्छा, चिट्ठी तो विदेश मंत्री को दी उन्होंने। हुँ। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब करके नरेंद्र मोदी ने अपनी कमजोरी ही प्रदर्शित की है। इस मामले में इनका जो छवि पड़ी है लोगों के ऊपर, वो अच्छी छवि नहीं है। चलते-चलते एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ, सर आपसे। 2000 लोकसभा चुनाव जब चल रहा था, तो बीजेपी को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लॉस तब हुआ था जब लोग ये बोलने लग गए थे कि कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी आएँगे तो संविधान बदल देंगे। बयानबाज़ी जो हुई वो बड़ा उच्च लेवल की हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि मैं तो
भेजा हुआ परमात्मा का एक अंश हूँ, फला 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 ये सब चलता रहा। अभी हाल ही में हमने देखा कि संसद में एक सांसद ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जी तो पुराने मतलब इससे पहले का जन्म वो शिवाजी थे, हाँ, शिवाजी का दूसरा ये जन्म छत्रपति हुआ। का पुनर्जन्म है। हाँ, छत्रपति जी का ये पुनर्जन्म है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या जो नेता होते हैं वो अपने आप को उस स्ट्रीम में लाने के लिए कि मोदी जी बोले कि जी वो कितना बढ़िया हमारे खिलाफ बोल के गए हैं, या इससे नरेंद्र मोदी की खुद की इमेज को या मजाकिया अंदाज बन जाता है कि आप इतने काबिल इंसान के बारे में ये बोल रहे हैं कि जी मोदी का दूसरा जन्म है ये। देखिए, सब लोग जानते हैं कि कौन व्यक्ति गंभीर संजीदा बात कह रहा है या चाटुकारिता कर रहा है। हम्म। ये सब लोगों को पता है। ये बात कहना, जब ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं, हाँ हैं? हाँ हाँ। नरेंद्र मोदी अ, भगवान इंद्र के बाद वही हैं, देवता इंद्र के, देवराज इंद्र के बाद वही हैं, या देवताओं के देवता हैं। ये सब किसने कहा? चंपत राय ने कहा, हैं? हम्म। जब जगत प्रकाश नड्डा ने हाँ कहा, हाँ। इस तरह की बातें तमाम की गई। जब इस तरह की बातें की जा रही थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुपचाप बैठा हुआ था। हम्म। संघ ने इसका कोई खंडन वगैरह नहीं किया, हम्म। हैं? लेकिन बाद में जब मोदी जी बहुमत हार हार गए, गए तब हैं? बोले। तब उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। अब ये छत्रपति वाला सवाल है, हम्म। तुरंत इन बातों को भाजपा के अंदर से इनका खंडन होना चाहिए। हम्म। खुद नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि ये सब बातें मत कीजिए। हम्म। देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भाजपा अपने समर्थकों को निर्देश दिया था कि मेरे पैर मत छुआ करो, हम्म। हाँ ये राइट। मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम्म। इस चीज से इमेज उनकी अच्छी हुई थी। राइट। अब वो अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे थे, उनकी इमेज का कबाड़ा हो गया उसमें। हम्म। यहां तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता की रेटिंग में नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए थे, हाँ लोकसभा चुनाव की तुरंत बाद जो हुई थी। राइट। और अब ये सब जो छत्रपति शिवाजी के अवतार बताया जा रहा है, उनको नया पुनर्जन्म बताया जा रहा है, इन सब ये हास्यास्पद बातें हैं। इनसे मोदी जी का अकेले में मजाक उड़ता है। और ये पता नहीं मोदी जी को इस बात का एहसास है कि नहीं। अगर उन्हें एहसास होता तो पिछली बार भी वो अपने आप को विष्णु भगवान का अवतार बताया जा रहा, तो उसी वक्त मोदी जी कह देते ये सब मत कहिए, तो मोदी जी को फायदा होता उसमें। लेकिन आनंद आता है ना जब आपके बारे में कोई अच्छी बात है। आनंद भी लीजिए और खंडन भी कीजिए। अच्छा, कि बात तो बात हो गई और खंडन बात कर तो दो। हो गई, खंडन कर दो उसके बाद। हाँ नहीं लेकिन वो बस बुद्धिमानी तो इसी में है, भाई आपकी तारीफ जो होनी थी वो हो गई। आप बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं सब। नहीं, ये उचित नहीं है, ये बात हाँ। ठीक नहीं है, इस तरह की बात। भाई जब वो पहले कहते थे कि परमात्मा ने मुझे कुछ मौका विशेष दिया टाइम, है, हाँ। नहीं वो तो बाद में बात, अच्छा। शुरू में कहते थे परमात्मा ने मुझे हाँ मौका दिया है कि मैं जनता की सेवा करूं, तो ये बात ठीक है, हाँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राइट। लेकिन जब अपने आप को उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल कहा तो बात बदल गई। फिर वो बाद में उन्हें कितनी ज्यादा छींटाकशी का सामना करना पड़ा, कितनी उनकी खिल्ली उड़ाई गई, हाँ, संसद में, संसद के अंदर, संसद के बाहर। उनके अपने लोगों ने खिल्ली उड़ाई, उनके विरोधियों ने खिल्ली उड़ाई, दो तरफा खिल्ली उड़ाई गई उनकी। अब ये सब जमा होती ही रहेंगी चीजें। आर्काइव में जाती हाँ हैं। हाँ, छत्रपति के अवतार हैं, हाँ। तो उसके बाद फिर खिल्ली उड़ाई जाएगी। एक और लास्ट सवाल उसके बाद में हम सर रैप अप करते हैं। तेलंगाना ने अपना कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद उन्होंने बोला बढ़ाने का प्रस्ताव किया है कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो 42% कर देंगे। इससे आपको क्या लगता है कि जब ये लागू हो जाएगा तो इस पे बाकी के जो प्रदेश हैं, बाकी की जो सरकारें हैं, क्या उनके ऊपर भी इस तरीके का कोई प्रेशर पड़ेगा? इस पहले कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भी असहज हो जाएगा, भाजपा के सामने और भी बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए, आरक्षण भाजपा के गले में अटका रहता है, सांप छछूंदर वाली गति है। भाजपा उसका विरोध नहीं कर सकती, भाजपा मन से उसकी समर्थक नहीं है। संघ मानता है कि आरक्षण वगैरह इन गतिविधियों से तो हिंदू समाज बंटता है। लोगों को हिंदू के तौर पर सोचना चाहिए, किसी जाति समुदाय के सदस्य के तौर पर नहीं सोचना चाहिए। तो ये है, इस तरह की जितनी भी, इसीलिए कास्ट सेंसस के सवाल पर वो लोग चुप रहते हैं या अस्पष्ट किस्म की बात करते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, जलेबियां बनाते हैं, साफ तौर पे नहीं कहते। जो जनगणना को जो देर हो रही है जनगणना में इतनी, उसके पीछे भी यही सब कारण है कि मांग ये है कि अगली जनगणना जाति के आधार पे होनी चाहिए। राइट। तो अब वो जनगणना कराएंगे, जाति के आधार पर नहीं कराएंगे, ये सब कहना नहीं चाहते साफ तौर पे। तो सारी चीजें उनके गले में फंसी हुई हैं, ना उगलते बन रही हैं ना निगलते बन रही हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो एक टर्म चलता है उनके लिए कि मोदी जी ने किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। चलते चलते आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी अब कोई लंबी कुछ तीर फेंकने वाले हैं जो निशाने पर लगेगा और वो काम देखिए, करेगा? मोदी जी की राजनीतिक बुद्धि और उसका जो चाक चौबंद नेता के तौर पर उनकी योग्यता और प्रतिभा का कोई सानी नहीं है भारत में, इसमें कोई शक नहीं। दरअसल उन्हें यही आता है। अच्छा। राजनीतिक तिकड़म कैसे की जाए, इसी काम में वो माहिर है।
शुरू से उनका रहा है कि वो धमाकेदार चीज़ करना चाहते हैं। नोटबंदी धमाकेदार चीज़ थी, हुँ, बुलेट ट्रेन धमाकेदार चीज़ थी, सारी हुँ, धमाकेदार चीज़ें करना गंगा चाहते हैं। साफ कर देंगे। धीरे-धीरे वो धमाकेदार चीज़ें जो हैं, वो खत्म होती जा रही हैं। मोदी जी के सामने जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो घटते जा रहे हैं। अब बहुत कुछ है नहीं। मुद्दतों से उन्होंने कुछ भी धमाकेदार नहीं किया है। हुँ, पहले तो कहा जाता था हर चीज़ उनकी मास्टर स्ट्रोक होती थी। अब जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक है ही नहीं। हुँ, ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। 4 जून से पहले के नरेंद्र मोदी जो थे, उनके पास केवल मास्टर स्ट्रोक ही होते थे। अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है उनके पास। अब तो वो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट पैकेज दे रहे हैं। मिल जाएगा? क्यों नहीं मिल जाएगा? इस देश में जो स्थिति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें देगा रिटायरमेंट पैकेज। या अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोचा कि भाई हमारे पास मोदी का कोई विकल्प नहीं है, हुँ, हम कितने दुखी और नाराज़ जो भी हों मोदी के, वैसे इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, हुँ। तो योगी जी को कहना पड़ेगा कि भाई आप थमिए थोड़ा। अच्छा आप मतलब चलते-चलते एक और मुझे ध्यान आ गया जब हम इस बात की कर रहे आपने बोला कि देवेंद्र फडणवीस भी अब पीएम की रेस में आ गए। अचानक से कहाँ से उदय हो गया उनका? नहीं, नहीं, वो शुरू से ही है। वो उनकी जो सेल्फ इमेज है, हुँ, उनमें वो मानते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार देखिए, जब वो पिछली बार जब 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, तो पूरा वन मैन शो था उनका। हाँ। इस बार फिर वन मैन शो है। हुँ, देवेंद्र फडणवीस दूसरे तरह के तरीके से सोचते हैं और संघ संघ का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो संघ का आशीर्वाद योगी जी को भी है, फडणवीस को भी है। भई संघ को कोई भी संगठन जो है, वो सारे अंडे एक ही टोकरी में थोड़ी ना रखता है। हाँ। अब उन्होंने योगी जी को प्राथमिकता दी है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐन मौके पे बदलना पड़े उन्हें। तो इस रेस में अमित शाह तीसरे नंबर पे हैं क्या? संघ मेरे ख्याल से संघ की जो किताब है, उसमें तो अमित शाह पीछे है और ये चीज़ अमित शाह के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वरना उनका जो तरीका है काम करने का, राजनीति करने का, उसमें तो मुझे इन दोनों से आगे नज़र आते हैं। संघ ही है जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है। तो अभी जब नरेंद्र मोदी जाएँगे तो क्या अमित शाह के लिए कुछ नेगोशिएशन हो सकता है कि जी बनाइए, प्रमोट कीजिए? बातें तो होंगी मेरे ख्याल से, हो ही नहीं सकता कि ये सब बातें ना हों इस तरह की। हुँ, संकेत भी दिए जाएँगे कि संघ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हुँ। ठीक है सर। अब देखिए छन-छन के वहाँ से क्या खबरें आती हैं। बड़ा बड़ा वो रहेगा, दिलचस्प रहेगा कि जी। क्या खबरें आती हैं और किस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए ये होता है कि नरेंद्र मोदी जी अब 2029 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और किसी और चेहरे पर दाँव लगाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो 2027 जो चुनाव होगा यूपी का, उसके साथ-साथ वो सुगबुगाहट तेज़ होने लग जाएगी। क्योंकि देखिए जब 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ उस चुनाव को ठप्पे के साथ जीतते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर उनकी जीत ही वहाँ पे संदिग्ध हो जाती है, तभी वो प्रधानमंत्री बनने से रुकेंगे। अच्छा मैंने एक और पॉडकास्ट भाजपा में जो शीत युद्ध हो रहा है, हाँ। उस शीत युद्ध में कोशिश पूरी की जाएगी कि वहाँ पे वो उस तरीके से चुनाव ना जीत पाएँ, उनकी जीत में दिक्कतें पैदा की जाएँगी। क्योंकि मैंने अभी ना पॉडकास्ट किया था निगहत अब्बास के साथ जो बीजेपी स्पोक पर्सन थी, अभी कांग्रेस में आई हैं। उन्होंने भी यही बात बोली कि पूरी तैयारी ये है कि अभी योगी जी को मत हटाओ, इनको चुनाव हरवाओ और इनकी राजनीति खत्म कर दो। हाँ, तो अब देखिए, योगी जी को चुनाव हरवाने का मतलब है भाजपा का चुनाव हारना। हाँ, और हाँ। भाजपा चुनाव हार ये यहीं पे तो दिक्कत होती है। आप किसी से कितने भी नाराज़ हों, अपनी पार्टी को आप हरवाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने का मतलब है आपके पूरे राष्ट्रीय जो आपको अवसर प्राप्त है, उस पे असर पड़ता है। हुँ, हैं? हुँ, तो ये सब तलवार की धार पे चलने के बराबर है। हुँ, तनी हुई रस्सी पे चलने जैसा है जो है। कि आपको इधर भी संतुलन रखना है, इधर भी संतुलन रखना है, राजनीतिक लाभ भी उठाना है, अपने राजनीतिक विरोधी को भी मात देनी है। हुँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जी, चलिए सर, थैंक यू सो मच धन्यवाद। आपको भी और बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर और उम्मीद है कि हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। जी, मज़ा आता है जब आपसे बात करता हूँ तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं कोशिश करूँगा क्योंकि आपको ना टीवी पे लोगों ने बहुत गंभीर तरीके से जवाब जैसे आप आपके लिए ग्रोक ने क्या बोला था ज़रा बता दीजिए लोगों को जब आपसे पूछा गया? उन्होंने कहा उनका व्यक्तित्व बड़ा जटिल है। जटिल है। तो इसीलिए ग्रोक भी तो आपको समझ नहीं पाया कि आपका व्यक्तित्व है तो उन्होंने बोल दिया कि जटिल है। तो थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक हुँ, भी करेंगे और थोड़ा-सा हापा-तापी से अलग बैठते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में बिल्कुल आती हैं। ठीक बात। थैंक यू सो मच सर।